अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलाल और अभी हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 उसका लेक्चर आ चुका है, जिसने देखना है वो जाके देख सकता है। उसके इसी से जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसके पार्ट 1 की है, उसमें हमने बात की थी अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़। इस पार्ट 2 के अंदर हम बात करने लगे हैं हार्मोनिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीरीज़, और उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल केसेस भी देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दिस चैप्टर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हर किस्म के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो कोई चांस ही नहीं आप ले सकते कि आप इसमें से इसको चॉइस पे छोड़ें। ज़रूर इसको तैयार करना है, ज़रूर इसको तैयार करना है। अच्छा जी, अभी हम चलें शुरू करते हैं। पहले नंबर पर अब हमारे पास आ रहा है हार्मोनिक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का लास्ट वीडियो में भी बताया था, सीक्वेंस होता है ऐसे नंबर्स जब वो किसी ख़ास डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहे हो तो उसे आप कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना। अब हार्मोनिक सीक्वेंस कौन सा होता है? ऐसे नंबर्स जिनका आप रेसिप्रोकल लें तो वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए, तो ऐसे को कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक सीक्वेंस इस बात का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ हार्मोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड निकालनी है या हार्मोनिक सीरीज से रिलेटेड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीरीज़ का आप उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो एक तो आगे ना ये डेफिनेशन आ गई कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो होगा और या हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का क्या है, रेसिप्रोकल। अब हमें ये याद है कि फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो nth टर्म होती है वो होती है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हमें पता है अरिथमेटिक, ये लास्ट वीडियो में पढ़ाया था सारा डिटेल्स। अब तो इससे HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कैसे निकलेगी, आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो HP के लिए जो मैं उसको A' लिखता हूँ, A'(n) HP के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, सही है। तो ये किसके होगा, 1/an के लिए, तो वो इसको बस आप रेसिप्रोकेट करेंगे 1/a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास आ गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का, इसका जो जनरल है आप उसे इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह डिनोट करा सकते हैं उसे। उसके बाद फिर आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक तो ये आ गया। इस तरह का एक खैर क्वेश्चन आया था NET में, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊँ पास्ट पेपर का। उसमें उसने कहा इफ़ A1 A2 A3 आर इन HP, ठीक है, देन उसने कहा AN क्या होगी, यानी nth टर्म उसने पूछी है। अब इसमें इसके ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस है इसमें AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी। आगे ऑप्शंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ। सी ऑप्शन हम देते हैं AN इज इक्वल टू 1/A1 प्लस n-1 इंटू डी, और डी ऑप्शन हमारे पास आता है कि AN इज इक्वल टू 1/1/A1 प्लस 1, ये प्लस है, सही, 1/n-1 इंटू डी। अब देखें क्या करेंगे, डायरेक्टली बच्चे बगैर सोचे क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है कि पहले इसकी एन टर्म इस तरह होती है, तो मुबारक हो आपका सवाल गलत होता है। अब देखें, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया हुआ है, वीडियोस में भी, पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो हमेशा आपके पास एक आई कैचर ऑप्शन ज़रूर मौजूद होता है कि वो आपको पहली नज़र में लगता है यार यही है, आंसर यही है, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए देखें, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ें। मांगी उसने अरिथमेटिक मीन की nth टर्म ही है, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है कि ये सारी HP में है। अगर HP में ये हैं तो पहले आप इसको AP में कन्वर्ट करें। AP में कैसे आएगी, 1/A1
1/A2 1/A3, ये सारा क्या है, ये फिर AP बन गया, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो AP बन जाएगा ना। अब AP की nth टर्म का अब फॉर्मूला लगाएं तो वो कैसे आती है, A1 जो कि है यहाँ पर हमारे पास, ये असल में होता क्या है, A1 + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमारे पास A1/A1 आ गया प्लस n-1 डी, वैसे आप उसका निकाल सकते हैं 1/A2 - 1/A1 करके, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आई है अरिथमेटिक की nth टर्म आई है। तो जब आपने हार्मोनिक की nth टर्म लेनी है ये A प्राइम से, तो आप इस सारे को 1/ लिखेंगे। तो अब देखें ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द सी ऑप्शन। तो यूं आपने दिमाग कान खोल के हवास में बैठ के वहाँ पर देखना है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही पागलों की तरह दस्ती उसको आंसर नहीं लगाना, आपको चेक करना है। हमें ये पता है हमने उसको जल्दी करना है, टाइम मैनेज करना है, पर इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके सारा क्वेश्चन ही गलत कर दें, चौपट कर दें सब कुछ, ठीक है ना। आपने गौर से देख के फिर उसको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ तक तो हमारे पास बात आ गई ना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस एक ही चीज़ है, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। अभी हम बात करने लगे हैं हार्मोनिक सीक्वेंस की, ठीक है। हार्मोनिक सीक्वेंस में जी सीक्वेंस मैंने कह दिया, हार्मोनिक मीन की। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था अरिथमेटिक में भी ज्योमेट्रिक में भी, कि जब भी कोई सी 3 टर्म्स किसी एक सीक्वेंस की हैं, जिस तरह ज्योमेट्रिक में अगर कोई भी 3 टर्म्स हैं जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का हिस्सा हैं, तो जो मिडिल टर्म होगी वो होगी ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह अगर हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास H1 और H बस लिख देते हैं एंड B, अगर वो कहता है ये HP में है, तो इसका मतलब है जो मिडिल टर्म है H इज़ द हार्मोनिक मीन। ये क्या है, हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, सही है। जो मिडिल टर्म है वो इसके और इसके दरमियान का हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बता दें, वो है 2AB/A + B। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो एक और चीज़ आती है वो आपको कहता है कि अच्छा एक इसमें एक आध चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें, ये जो चीज़ें 2-4 हैं पॉइंट्स ये याद रखने वाले हैं। नो टर्म इन HP कैन बी 0, ठीक है। और दूसरा है नो टर्म इन GP कैन बी 0। ये तो बात खैर मुझे सॉरी पिछली वीडियो में बताना भूल गए, तो अभी आइए तो मैंने के साथ बता दूं। देखें पहले तो हम GP की बात करते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें। तो GP में मैंने कहा कोई भी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 0 नहीं हो सकती। किस वजह से नहीं हो सकती, हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि आपने रेशो निकालनी होती है, और रेशो निकलती है कैसे, an-1 से। अगर कोई भी टर्म 0 आ जाती है, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आप कह लें ऐसे 8 4 2 0, इस तरह अगर आप कह लें, इस तरह आपके पास आए तो देखें 8/4 2, 4/2 2, लेकिन जब 2/0 करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। और सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, बल्कि ये रेशो आपके पास क्या चीज़ आएगी, 1/2 की रेशोज आ रही हैं। लेकिन जब आप इसके बाद -2 में जाओ तो अब इसकी रेशो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलहदा से है, ये आएगा -2/0 है ना। तो जब 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो तो इन्फिनिटी अप्रोच कर देगा, तो इस वजह से इन्फिनिटी बीच में नहीं आ सकता, इसलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है नो टर्म इन HP कैन बी 0। इसकी तो वजह हमने देखी, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि यानी HP में कोई टर्म कोई 0 नहीं हो सकती। अब देखें अगर HP में कोई टर्म 0 आ जाती है तो हमने ये तो पढ़ा है ना कि उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक टर्म होता है। अगर HP में, मैं वैसे लिख रहा हूँ कि HP में अगर कोई टर्म 0 है तो अरिथमेटिक में उसके लिए टर्म इन्फिनिटी बन जाती है,
क्योंकि 1/0 से अरिथमेटिक बनती है। अब इन्फिनिटी हम नहीं लेके आ सकते। अब चूंकि हार्मोनिक में अगर 0 आ जाए तो अरिथमेटिक में इन्फिनिटी बन जाएगा। हमने इन्फिनिटी से बचना है, इस वजह से हम हार्मोनिक के अंदर भी 0 नहीं लेके आ सकते ताकि अरिथमेटिक में भी इन्फिनिटी ना बने। ये वजह है इन दो बातों की कि इसमें क्यों ज्योमेट्रिक में क्यों नहीं आ सकता और हार्मोनिक में 0 क्यों नहीं आ सकता, अरिथमेटिक के अंदर 0 आ सकता है। सही है। उसके बाद आपके पास एक तो ये हो गया ना, फिर आपके पास आता है कि आपने अच्छा अगर वो आपको बोले ना कि nth हार्मोनिक मीन निकालो किसी भी उसमें, जिस तरह हमने पिछली उसमें किया था कि nth अरिथमेटिक मीन में या nth ज्योमेट्रिक मीन में, तो वो आपको क्या करना है, nth उसको पहले रेसिप्रोकेट कर लें, nth अरिथमेटिक मीन निकालें, उसको रेसिप्रोकेट करें तो वो nth हार्मोनिक मीन बन जाएगा। और nth अरिथमेटिक मीन के लिए वो मैंने आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे आपने उसको निकालना है। अब यहाँ पर हम जो बात करने लगे हैं वो आता है रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी। अब देखें क्या चीज़ है, रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। अब ये मैं लिख रहा हूँ कि ए जी एंड एच यानी ए फॉर अरिथमेटिक मीन, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन, एच फॉर हार्मोनिक मीन। सही है। अच्छा पहले नंबर पर देखें ए और बी, जिनके बीच का मीन लेना है हमने, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इनका आएगा ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। ठीक है। इसी की बजाय अगर वो दोनों नेगेटिव आ जाएं कि ए और बी दोनों लेस देन 0 आ जाएं, तो फिर इसी ऑर्डर को रिवर्स करेंगे और वो हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड इट इज लेस देन हार्मोनिक मीन। अब तीसरा इसमें ये है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाए और b लेस देन 0 हो जाए, या इसी का वाइस वर्सा मैं लिख देता हूँ, यानी कि आप क्या करें कि b को ग्रेटर देन 0 कर दें और a को लेस देन 0 का, ये c नहीं है, ये लेस देन 0 का साइन है, ऐसे डाल देते हैं। ठीक है। कि इसी को उल्टा कर दें कि यानी b ग्रेटर देन 0 कर दें, a लेस देन 0 कर दें, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो फिर आपके पास आता है नो ऑर्डर। अब ये क्यों, ये किस वजह से? अब देखें अगर आपके पास एक चीज़ तो ये आ जाए ना कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का देखें फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए इंटू बी। ये तो हमें पता है ना फॉर्मूला इसका कौन सा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर आप देखें जब भी किसी एक पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव नंबर। या आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस 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 या इस तरह। तो जब भी आप एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। जब प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाएगा, अंदर आंसर जो भी है वो नेगेटिव आ गया। स्क्वायर रूट में नेगेटिव हमें पता है ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो डैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम। ये बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। अब इसका इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, इसे सही करके लिख देते हैं। देखें डू नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। अब इस बात का मतलब क्या है, जिस तरह रियल नंबर्स में हम कह सकते हैं 2 इज़ लेस देन 3 या 3 इज़ ग्रेटर देन 2 या 5 इज़ लेस देन 6 या इस तरह कुछ भी हम ये कह सकते हैं कि ये इससे छोटा है या ये इससे बड़ा है। कॉम्प्लेक्स में आप ये नहीं कह सकते कि 2 + 4 आयोटा इज़ लेस देन 3 + 9 आयोटा, आप ये नहीं कह सकते। आप इस बात को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसमें आप किसी भी नंबर को ये नहीं कह सकते कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है। और इक्वल होने की भी शर्त यही है कि वो एग्जैक्टली वही नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ऑर्डर ही नहीं हो सकता तो आप वो ये कह ही नहीं सकते कि जी इससे बड़ा या छोटा है। ये बात इस वजह से इसके अंदर जब कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आ जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं बनता, सही है।
इसके बाद आपके पास आता है कि जो होता है ना, जहाँ पर इसको रेस करते हैं, इसके अलावा एक इसमें आता है कि जो जी है ना, जी इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड एच। ये बात याद रखनी है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन का एक अरिथमेटिक मीन है। जिस तरह देखें, असल में क्या है, a प्लस एच बाई 2, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, गलत, एम नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है, सॉरी। देखें ये g बनता है a इंटू एच, या इसी के लिए ये भी लिखा जाता है जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच। अब इसको थोड़ा प्रूफ भी कर देते हैं। जी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए बी प्लस माइनस के साथ इसका स्क्वायर लो, और इधर ए और एच का प्रोडक्ट लो। ए और एच क्या चीज़ है, ए का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच का होता है 2ab बाई ए प्लस बी। ये भी आप लोगों को पहले फॉर्मूला लिखवाया है। अब इसमें a प्लस बी कटा, 2 कटा, ये क्या बना, ए बी। तो जब आप स्क्वायर लोगे तो ये ए बी के इक्वल ही तो आया। तो ये चीज़ प्रूफ होती है कि g इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड h। यहाँ पर ये h लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास कुछ सीधी सादी बातें थी। तो इसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो आ रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में पहले हम बात करेंगे कि लॉग वगैरह वाली की, कि कभी कभी ना वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर लॉग इस तरह की ये टर्म्स हैं, लॉग में टर्म्स हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, या देखते हैं क्या चीज़ है। अब देखें, पहला है सम स्पेशल रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर वो हमें बोलता है कि अगर ए बी सी 3 टर्म्स हैं, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ये बात ध्यान में रखनी है कि ए बी और सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो फिर देन ऐसे कर लेते हैं इसको, log ऑफ a विद बेस x, log ऑफ b विद बेस x, log ऑफ c विद बेस x आर इन ए पी। अब देखें कि यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर ए बी और सी जी पी में हो और वो सब log में साथ लगे हों, लेकिन log विद कॉमन बेस, तो फिर आपने सीधा ये देखना है, आपने बस ये कहना है कि ये जो पूरे हैं ना, ये सारा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी के साथ एक और रिजल्ट है। प्रूफ हमें इन रिजल्ट्स की करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधे वो बस पूछता है कि ये कौन सी सीरीज़ बना रहा है, कौन सा प्रोग्रेशन बना रहा है। इसके बाद आपके पास एक और आता है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी अगर ए बी सी जी पी में हो, एक रिजल्ट इसका ये निकलता है, दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि log ऑफ x विद बेस a, log ऑफ x विद बेस b, log ऑफ x विद बेस c, ये सारे आर इन एच पी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि बेस कॉमन हो और ये ऊपर जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। पर उसी को हम देखें कि अगर हम बेस के बजाय ये जो नंबर है ये कांस्टेंट कर दें, एक फिक्स्ड रख दें और बेसिस में हम ये ए बी सी ले आएँ, तो ये एच पी बन जाता है। अच्छा, एक मैं बताऊँ, लॉग किसी भी, जिस तरह लॉग ऑफ ए विद बेस एक्स है ना, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 1 बाय लॉग ऑफ x विद बेस a। यानी आप अगर इसको रेसिप्रोकेट करें ना, तो ये x बेस वाला ऊपर चले जाता है और a बेस बन जाता है। तो इस चीज़ को हम यूं भी लिख सकते हैं कि लॉग, सॉरी ये लॉग लिख दिया, 1 बाय लॉग ऑफ a विद बेस x, 1 बाय लॉग ऑफ b विद बेस x एंड 1 बाय लॉग ऑफ c विद बेस x आर इन एच पी। असल में किया कुछ नहीं है,
इसी चीज़ को इस तरह लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बस उसको हमने दूसरे फॉर्मेट में लिखा क्योंकि वो इस तरह भी पूछ सकता है और इस तरह भी पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पर ये कन्फ्यूजन ना हो कि इसने क्या किया है। और तीसरा आता है, बस एक और है आपके पास, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, अगर इसको हम दोबारा से सॉरी जीपी में नहीं, अगर हम इसको एपी में रखें, सॉरी ये देखें एपी में रखें, देन एक्स पावर ए, एक्स पावर बी एंड एक्स रेज टू पावर सी आर इन जीपी। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम ए बी सी जो नंबर्स हैं उनको इसमें ए पी में नंबर्स लें तो जो एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी हैं ये जी पी में बन जाएंगे। अब इस तरह इनका क्वेश्चन, बस मैं इनको आप लोगों को ना बस ये रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ इस वजह से कि वहाँ पर ये सीधा सीधा इन रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। एक पास का क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये किस तरह होता है। इसके अलावा फिर हम कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस और सीरीज़ की बात करेंगे, स्पेशल सीरीज़ के जो केसेस हैं उसके अंदर देखें। पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास, उसने हमें बोला कि जी आपके पास है लॉग ऑफ, ये एनईटी का क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 5 विद बेस 2, फिर है लॉग ऑफ 5 विद बेस 6, हाँ जी 6, और फिर है log ऑफ 5 विद बेस 18 आर इन, बस अब कौन सा है, ए पी है या ये जी पी है या ये एच पी है या ये नन है। अब देखें यही चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी कि अगर पहले नंबर पर तो देखें कि ये नंबर जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये नंबर्स कांस्टेंट हैं और इनकी बेसिस देखें 6, 2, 6 और 18, 2, 6 और 18, इनकी रेशो चेक करो 6/2 3, 18/6 3, यानी ये एक फिक्स्ड रेशो वाले हैं तो ये क्या है जीपी में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए, हम इसे कह दें ए, इसे कह दें बी, इसे कह दें सी, तो मैंने आपको कहा था कि अगर ए बी सी को हम जीपी में रखें और उनकी वो बेसिस में हो और साथ ये एक नंबर फिक्स्ड हो, कॉमन नंबर हो, तो फिर वो कौन सी होगी प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन होगी एच पी। अभी पहले ही आपको अभी ही बताया था कि वो फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है अगर ये ए बी सी जीपी में हो और ऊपर नंबर कॉमन हो। ये बस इस तरह का ये बताना था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं तो फिर आपने उनको टैकल कैसे करने, यानी वो रिजल्ट्स यूज़ करते हुए करने। अब हम बात करने लगे हैं सम स्पेशल सीरीज़ को, ठीक है। अब ये जो है ना ये फेडरल वालों ने भी पढ़े हैं, लेकिन पंजाब में ये है कि ये ना एक ही चैप्टर में है और फेडरल में ये हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, उसमें ये थोड़ा चेंज था। उसमें उसने कहा था कि अगर आपके पास आ जाए ना सिग्मा n = 1 से हम करते हैं नहीं के सिग्मा k = 1 से n रख दें और साथ आ जाए k, तो ये हमने पढ़ा था n × n+1/2, याद होगा आप लोगों को। इसी तरह हमने पढ़ा था सिग्मा k 1 से हम n रखें मगर k² कर दें, तो फिर ये हो जाता है n × n+1 × 2n+1, ये 2 है, /6। और फिर हमने इसी तरह का एक और पढ़ा था कि k 1 से n हो और यहाँ पर आ जाए k³, तो फिर आप क्या करेंगे n × n+1 /2 होल का स्क्वायर। सही है, ये तो हमने फेडरल वालों ने भी पढ़े थे, सीधे सीधे हैं, ये तो आप लोगों को याद भी होगा। अब इसके बाद आपके पास कुछ और स्पेशल आते हैं, एक आध और हैं जी कि ये ना बस आपने याद रखनी इनके फार्मूले में, जो है ना मेन मकसद इनका है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह एक और है k 1 से n हो और साथ आप लिखें k⁻m होल के पावर m, तो ये इक्वल होगा n⁻m। यानी अगर k जो है पहले k की पावर m है,
k-1 की पावर m है, तो आपने बस इसकी पावर यानी जो अपर लिमिट है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट, तो जो अपर लिमिट है उसकी बस आपने पावर ले लेनी है m, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए ना सिग्मा k1 से n तक आ जाए और कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ कोई भी, ठीक है, तो वो पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है n इंटू कॉन्स्टेंट। यानी अगर इसकी एग्जांपल है EG मीन्स एग्जांपल गिवन, तो इसके लिए है कि अगर सिग्मा k1 से आपके पास n आ जाए और हम अगर 1 लिखें तो आपने 1 को n से मल्टीप्लाई करवाना है, 1n आ जाएगा। इसी के बजाय अगर हमने 3 लिखा होता तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 50 लिखा होता तो ये आ जाता 50n। इस तरह आपने बस ये करना है, ये चीज़ मेन आपने याद रखनी है। ये कुछ 4-5 हैं ऐसे जो आपने ये जो आपके स्पेशल सीरीज़ हैं ये याद रखनी है। अब इसका क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह आया था वो मैं आपको एक बताता हूँ। नस्ट का ही मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा है पास्ट पेपर का, आसान क्वेश्चन है, सीधा बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन ये था, उसने बोला कि इसके बाद वो हमें कहता है कि इफ़ 1 + 2 + 3 अप टू n = 55 है, तो उसने कहा 1 क्यूब देन 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब क्या होगा। अब देखें करना क्या है, उसने हमें एक चीज़ तो उसने हमें बता दी है, उसने हमें कहा है कि ये जो है सारा का सारा ये 55 के इक्वल है। तो जब आप इस सब पे क्यूब लगा दो तो फिर क्या आएगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शंस हैं हमारे पास 4015, ये 0 है। बी ऑप्शन है हमारे पास 3155, सी ऑप्शन है हमारे पास 3025 और डी ऑप्शन है हमारे पास नन। अब देखें करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी पहले ही बताया, इसे 1 मिनट पहले ही बताया था कि जब सिंगल n होता है, यानी ये सिग्मा k1 से लेकर n तक और यहाँ पर k आ जाए, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था n × n + 1/2 पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ये जो है ये असल में इसी को ओपन करके लिखा हुआ है। आपको सिग्मा नोटेशन में और इस नोटेशन में ये आपको आना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे इसमें लिख सकते हैं या इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। असल में ये बस इसने 1 + 2 + 3 को इसी में लिखवाया, पहले 1 आएगा, फिर आप 1 से 2 डालेंगे तो 2 आएगा, इस तरह ऐड करते जाएँ। अब ये जो सारी चीज़ है ये इसके इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 55 = n × n + 1/2। सही है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब ये वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है। अब जब इन सब पे वो कहते हैं क्यूब्स का आप सम लो, तो आप क्या करोगे। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसके इक्वल लिखी हुई है या नहीं, k1 से लेकर n तक इसी के इक्वल लिखी हुई है ना। असल में होता क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को इसमें कैसे लिख सकते हैं। पहले आपने 1 का क्यूब लेना है, सिग्मा नोटेशन है, इसका मतलब है हर टर्म सम हो रही है। फिर आपने k1 से 2 क्यूब लेना है इस तरह, फिर 3 आएगा उसका क्यूब लेना है। तो यूँ सम करते करते आपने कहाँ तक जाना है, n क्यूब तक। तो अब देखो कि ये जो है यार ये n क्यूब है, तो अब देखो ये और ये एक ही तो चीज़ लिखी हुई है, तो अब ये चीज़ सिग्मा k क्यूब के इक्वल है या नहीं। तो सिग्मा k क्यूब का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था n × n + 1/2 होल का स्क्वायर। अब देखो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है।
अब इसके अंदर जो इतना हिस्सा है, जो स्क्वायर के अंदर ये हिस्सा है, इसकी वैल्यू तो हमें ये पता है कि 55 है। इट मीन्स कि हमने 55 का स्क्वायर लेना है और आपको 55 के स्क्वायर का आंसर ये आता है। स्क्वायर क्योंकि अब हम इतना बड़ा याद नहीं कर सकते, तो आपको बस वो सीधी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, वो तो पता ही है ना 55 × 55 कैसे करते हैं। उस तरह यूँ आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन स्पेशल सीरीज़ में से कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे करना है, या इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे। ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 6। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। जो कुछ मुझे लगता सॉरी बल्कि कंप्लीट नहीं हुआ, याद आ गई एक चीज़ कि इसमें एक और केस है, शुक्र है अभी याद आ गई वरना फिर भूल जाती, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, पहले नस्ब में भी और प्यास में भी, और ई कैट में भी मेरे ख्याल से आया था कि प्राइस आफ्टर n ईयर्स। ठीक है, ये शुक्र है याद आ गया। देखें असल में ना ये फेडरल वालों ने तो कम से कम इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे कि वो कहते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आता क्या है कि वो आपको किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है या कोई भी घर है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहता है कि इस चीज़ की प्राइस अभी इतनी है, यानी एट द प्रेजेंट टाइम जब आप अभी कर रहे हैं सवाल, तो उस टाइम इसकी जो प्राइस है वो इतनी है और इसकी प्राइस इस परसेंटेज के लिहाज से बढ़ रही है या घट रही है पर ईयर। तो वो कहता है कि इतने सालों बाद फिर इसकी कितनी प्राइस रह जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला बस बताऊंगा मैं। फार्मूला है कि आपके पास प्राइस आफ्टर ईयर्स को ना मैं पी प्राइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू N। अब मैं बताता हूँ इसमें है क्या क्या। ये तो है प्राइस आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, और ये है प्रेजेंट प्राइस, लिख देते हैं इसे, या प्रेजेंट प्राइस तो नहीं, अजीब सा लगता है, करंट प्राइस, सही है। उसके बाद 1 तो फॉर्मूले में ठीक है, R जो है ये है परसेंटेज, ठीक है ना। अब आपके पास वो अगर कहते हैं ना 35% बढ़ी है या 50% बढ़ी है, तो आपने उसको डायरेक्टली 50 लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 50% को आप पहले 50% को आप लिखो 0.5, ऐसे नहीं करना आपने उसको डायरेक्टली 50 ही लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, तो इसलिए आपने डायरेक्टली लिखना है। अगर आप 0.5 बाय 100 कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस ये बताने कि आपने डायरेक्टली परसेंटेज डालनी है, डायरेक्टली, ठीक है ना। 35% है तो डायरेक्ट इधर R की जगह 35 लिखेंगे। और N क्या है, N ईयर्स है, ठीक है, ईयर्स आफ्टर विच प्राइस इज रिक्वायर्ड, या इस तरह, ठीक है ना, कि जिस साल में के बाद, जितने सालों के बाद उसने पूछा है कि ये प्राइस बताओ हमें, तो वो साल n है, ठीक है। ये आपके पास प्राइस का फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर प्राइस, ये तो है फॉर्मूला, ठीक है ना, प्राइस आफ्टर n ईयर्स, लेकिन अगर प्राइस हो रही हो डिक्रीज, ठीक है, तो आपने बस फॉर्मूले में एक छोटी सी मैनिपुलेशन करनी है। तो आप उसे लिखेंगे P इंटू 1 माइनस R बाय 100, और R उसी तरह मैंने जिस तरह आपको बताया, R आपने डायरेक्ट परसेंटेज एग्जैक्ट नंबर्स में डालनी है, पॉइंट्स में नहीं करनी है उसको, ठीक है ना। अगर आपके पास प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, हाइक आ रही है प्राइस में, तो प्लस के साथ आएगा। अगर उसमें डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आप फिर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। यूँ आपके पास ये अब जो है ना आपका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज ये कंप्लीट होता है। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको आगे शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे अगर फ़ायदा उनको उठा सकते हैं तो उठाएं, ताकि हमारी भी मदद किसी दूसरे तक पहुंच सके। और बहुत शुक्रिया। और आपका लेक्चर इस बात पर ख़त्म होता है, और आपको कोई भी मसला है, यू आर फ्री टू आस्क, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।